हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में आपका स्वागत है। और आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का लेके आया हूँ। और यहाँ पे हम टोटल 40 महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन आपके पास है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। जो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण होता है, दूसरा समतल दर्पण। तो यहाँ पे एग्जाम में आपका ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है गोलीय दर्पण पे पूछा जाता है, इसलिए मैं गोलीय दर्पण को यहाँ पे बता रहा हूँ। गोलीय दर्पण दो तरह का होते हैं, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखाया कि सारे किरण को क्या करता है, एक जगह एकत्रित कर देता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी करते हैं। अपसारी मतलब कि प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। ठीक है, तो उसको अपसारी कहते हैं उत्तल दर्पण को। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, अभिसारी या अपसारी। तो वहां पे आप कर लेना है। अब मैं अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में बताता हूं कि जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। एक तो दाढ़ी बनाने के प्रयोग में आता है, दूसरा वाहन के अग्रभाग में होता है, तीसरा जो है सौर भट्टी या सौर कुकर में बोल सकते हैं, चौथा टॉर्च के अग्रभाग में होता है, सर्च लाइट में होता है और दंत विशेषक में। तो ये था मैं अवतल दर्पण के बारे में बताया। अब आप उत्तल के बारे में समझिए। उत्तल क्या होता है? वाहनों के पथदर्शी के रूप में होता है। वाहनों के पीछे अगर जो हमारा बाइक चलाते हैं उसमें जो साइड मिरर रहता है उसके रूप में होता है। या तो स्ट्रीट लाइट का जो सड़कों के ऊपर जो लाइट लगा रहता है, वो जो उसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो क्या करता है, उत्तल दर्पण क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, अब देखिएगा पूरा प्रकाश फैला हुआ रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एक अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी हमारा समतल दर्पण, डी जो है हमारा परवलयी दर्पण है। तो वाहनों के रूप पथ दृश्य के रूप में अभी जस्ट मैंने बताया किसका उपयोग हो जाता है, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट आता है वाहन के अग्र दीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फिर आपके पास है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वाहन के अग्रदीप में कौन सा उपयोग हो जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा, जो मैंने लिस्ट दिया था उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट रहता है फोर्थ नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में क्या जाता है? अवतल दर्पण का ऑप्शन यहाँ पे हमारा वस्तु दिया है, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए, या सूक्ष्मदर्शी में। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के अग्रदीप में, जो हेडलाइट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होता है उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में क्या जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए है गाड़ी के साइड मिरर में, बी है गाड़ी के हेडलाइट में, ऑप्शन नंबर सी है अपना चेहरा देखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्मदर्शी में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसके रूप में करते हैं। तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि, यहाँ पे देखिए दर्पण नहीं लेंस की बात कर रहे हैं। अगर दर्पण रहता है तो अपसारी बोलते हैं उत्तल लेंस को, लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं दर्पण में, लेकिन लेंस में हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्यों? यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए, प्रकाश की किरण को क्या करता है, एक जगह एकत्रित करता है, या प्रकाश की किरण को फैलाता है, या प्रकाश की किरण को सीधी रेखा में भेजता है, या प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का क्या काम है, प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्रित करता है। यहाँ पे हमने लेंस को दिखाया, देख सकते हैं सब प्रकाश की किरण आ रही है और एक जगह जाके क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि, देखिए ऑप्शन नंबर ए, या प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्रित करता है, या प्रकाश की किरण को फैला देता है, या प्रकाश की किरण को सीधी रेखा में भेजता है, या प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश की किरण को ये क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। जैसे दर्पण से लेंस पे आ रहा है तो प्रकाश क्या जा रहा है, फैल जा रहा है। तो अवतल लेंस को अपसारी क्यों करते हैं, क्योंकि फैला दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। आप देखिए समतल दर्पण का घरों में आप प्रयोग करते हैं तो वास्तविक किसको कहते हैं, जब दर्पण के सामने कोई पिक्चर बनेगा, और दर्पण के पीछे जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक। तो हम लोग घरों में जो समतल दर्पण का प्रयोग करते क्या होता है, सामने बनता है कि पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अब यहाँ पे दर्पण के बारे में फिर आपको बता दूं, ये एक गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण के मैंने प्रतिबिंब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन पूछा था इसलिए हम यहाँ बताते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु के आकार के बनता है। जैसे कि मैं समतल दर्पण के सामने जितने लंबाई मेरा होगा उतना ही लंबाई क्या होगा, पीछे भी बनेगा, ठीक है। तो मतलब समान आकार के बनता है, ये समतल दर्पण के बारे में। अब हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में मैंने आपको बताया था अवतल को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल को अपसारी बोलते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण पे जब भी आप देखिए खड़े रहिएगा तो ऐसा लगेगा दर्पण के सामने आपका पिक्चर बन रहा है और क्या जैसे हम खड़े हैं तो उसका उल्टा बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिएगा, लेकिन यह यदि हम वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और आवर्धित। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु को रखेंगे तो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, मतलब आवर्धित बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, जैसा था वैसे ही बनेगा। तो ये अपवाद में है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में बताएं, वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर सीधा प्रतिबिंब देख, जो काल्पनिक प्रतिबिंब जो ज्यादातर जो बनता है वो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों हो सकता था, उल्टा भी मतलब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु रखेंगे उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, हमेशा आभासी व सीधा बनता है, या वास्तविक एवं सीधा बनता है, या काल्पनिक एवं उल्टा बनता है, या वास्तविक एवं उल्टा बनता है। हमेशा याद रखिएगा ज्यादातर जो केसेस होता है वो क्या आता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन सीधा और आभासी बनेगा कब, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, आभासी और सीधा, ये सॉरी यहाँ पे जो होगा अवतल लेंस बोल रहा है इसलिए यहाँ पे आभासी और सीधा होगा। यही अगर हमारा दर्पण बोलता है तो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। यहाँ पे लेंस के बारे में बोल रहा था, सॉरी, लेंस में क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट आता है, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है, कैसे काम करता है, ठीक है। ये इंच को एम और एन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, और यहाँ पे जो पी है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब देखिए एक रेखा जो सीधी जा रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई मुख्य अक्ष बोलते हैं। और ये जो हमारा दर्पण बनता है अवतल दर्पण, ये एक गोले का भाग होता है, और गोले का भाग का जो सेंटर होता है जिसको बोलते हैं बिंदु बीच में, तो केंद्र जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं वक्रता केंद्र, जो शीशे में दिखाया हूं। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो जो टकराने के बाद, जो दर्पण के टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो ये था कुछ, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको चित्र के द्वारा दिखाया कि जो अवतल दर्पण किस प्रकार से वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो होता है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। सारा चीज लिख दी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखिएगा, आगे हम इसका प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं इनको आपको समझा दिया। चलिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जस्ट मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, फोकस दूरी या मुख्य अक्ष। अभी जस्ट मैंने बताया ध्रुव और फोकस को मिलाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो खींचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए जिससे कि उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बने, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया उत्तल दर्पण में क्या होता है, सीधा और आभासी बनता है, लेकिन अवतल में आपको बताया था कि वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अवतल दर्पण में कहां पे रखेंगे, वास्तविक और सीधा भी बनेगा। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर ध्रुव ए, ऑप्शन नंबर बी फोकस, सी नंबर वक्रता केंद्र, डी हमारा ध्रुव और फोकस के बीच। मैंने आपको बताया ध्रुव और फोकस के बीच रखेगा तो वो क्या बनाएगा, सीधा और आवर्धित बनाएगा, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनाएगा, आभासी बनेगा। ये एक कंडीशन है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दे दिया। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने ऑप्शन नंबर ए ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर बी फोकस पे, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पे, ऑप्शन नंबर डी ध्रुव और फोकस के बीच। मैंने आपको बताया ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो पीछे बनेगा दर्पण के, लेकिन
कौन सा जगह पे रखेंगे दोनों बराबर आएगा, तो ये हमारा वक्रता केंद्र पर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए विम की स्थिति दिया गया है और प्रतिबिंब की स्थिति दिया गया, फिर प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यहाँ देखिए अगर अवतल दर्पण, ये सारा जो कंडीशन है अवतल दर्पण का, इसको याद रखिएगा। अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और उसका क्या होगा, बिंदु साइज बनेगा। और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक मतलब दर्पण के सामने बनेगा। दूसरा आता है सी से परे, मतलब अगर सी है, सी के पीछे अगर रखेंगे तो एफ और सी के बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा, और ये भी वास्तविक और उल्टा होगा। अगर सी पे रखेंगे तो क्या होगा, वो सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा, जो कि अभी जस्ट क्वेश्चन मैंने पीछे यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब सी और एफ के बीच रखेंगे तो क्या होगा, सी से परे रहेगा और विवर्धित होगा, मतलब बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा, मतलब कि जो वस्तु है उससे बड़ा पिक्चर बनेगा। अब फोकस पे रखेंगे तो वो क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा। लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था, पी तथा एफ के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये वाला जो चार्ट है इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको स्क्रीनशॉट करके याद रख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से अगर हम चाहते तो बहुत क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो यहाँ पे आर बराबर क्या होगा, एफ बटे टू, एफ बराबर आर बाई टू, आर बराबर एफ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर एफ और आर दिया गया, ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा, एफ बटे टू नहीं होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की दुगुनी होती है, लेकिन फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी कौन सा दिख रहा है, बी नंबर, एफ बराबर क्या, आर बाई टू। ये फॉर्मूला 100% एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताए। सेम क्वेश्चन है, तो आर बराबर एफ बाई टू, बी एफ बराबर आर बाई टू, सी आर बराबर एफ, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें पूछ देगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो सेम है, एफ इक्वल टू क्या होगा, आर बाई टू होगा, या तो ऑप्शन में हो सकता था कि आर इक्वल टू टू एफ, ठीक है, यहाँ पे हमको दिया आर एफ इक्वल टू क्या, आर बाई टू, तो यही संबंध होगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम ही है, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, 50 सेंटीमीटर, बी है 40 सेंटीमीटर, सी है हमारा 25 सेंटीमीटर, डी है 10 सेंटीमीटर। मैंने अभी जस्ट बताया था वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी क्या आती है, आधी होती है। तो अगर वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है और फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या अगर 50 दिया तो सीधा उसको आधा कर दिया, कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे मैंने आपको बना के भी दिखाया है कि r इक्वल टू 50 दिया है तो f इक्वल टू क्या, r बाई 2 होता है। तो r मेरा 50 दिया, 50 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो इसको याद कर लीजिएगा, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि f का मान 12 है तो r क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 24, बी है 8, सी है 16, डी है हमारा 4। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि यदि f जो 12 दिया है तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की दुगुनी होती है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 12 का 24। तो देखिए f इक्वल टू 12 दिया है तो r इक्वल टू क्या, 2 इंटू एफ होता है। तो r इक्वल टू 2 इंटू 12, 12 दूना कितना हो गया, 24। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 है तो फोकस दूरी क्या होगा। वक्रता त्रिज्या अगर हमारा 54 है तो फोकस दूरी क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए 28, बी हमारा 27, सी हमारा क्या 26, डी हमारा है 102। तो मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की दुगुनी होती है और फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी। तो वक्रता त्रिज्या दिया है तो उसको आधा कर देना, 2 से भाग कर देना, तो कितना हो जाएगा 27। देखिए r इक्वल टू 54 दिया था तो f इक्वल टू क्या, r बाई 2 होता है। तो r 54 दिया, 54 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा 27। तो क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फोकस, बी वक्रता केंद्र, सी प्रकाशित केंद्र, डी ध्रुव। तो मैंने आपको बताया था जो अवतल दर्पण पे जो भी मुख्य फोकस के समांतर आएगी और दर्पण से टकराएगी तो जो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे इसलिए इसको बता रहे हैं। ये है प्रकाश परावर्तन का कुछ नियम। देखिए नीचे एक तल दिया होगा, सीधी एक लाइन जो खींचा वो तल है, ठीक है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या होता है, समान होता है, एक अभिलंब होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या, दोनों आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पे दो नियम है कि
प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आई बराबर कोण आर दोनों बराबर हो गए, और आपतित किरण जो आ रही किरण और टकराने के बाद जो जा रही है परावर्तित किरण, और इस तरह जो एक लंब है, तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। तो ये 2 नियम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 7 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका 45 डिग्री होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पिक्चर में देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, उसके बीच में कितना डिग्री का वाला 90 डिग्री का कौन बन रहा है। और आपको पता है एक सरल रेखा का कितना होता है, टोटल वैल्यू कितना होता है? 180। तो 90, 180 में 90 घटा दीजिए, कितना बचा? 90। और हम आपको पता है आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो 90 को 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 45। इसलिए आंसर मेरा बी हो जाएगा 45। हो सकता है कि 90 की जगह आपको कुछ और देगा, तो 180 में घटा के जो बचेगा उसको 2 से भाग कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट 21, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। जस्ट अभी मैंने बताया प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, ठीक, इसलिए आंसर को 2 करना है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए सी से, ऑप्शन नंबर बी एफ से, ऑप्शन नंबर सी पी से, ऑप्शन नंबर सी और एफ के बीच। मैं बता दूं, सी मतलब होगा वक्रता केंद्र, एफ मतलब हो गया फोकस, पी मतलब हो गया ध्रुव। और अब बताइए, जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी तो हम क्या बताए थे? फोकस से गुजरेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, बी नंबर। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन का 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है, कितना है? 2। अब समझिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पे एक कांच का एक स्लाइड स्क्वायर, मतलब कि आपको आयताकार एक वर्ग टाइप का एक ग्लास है, तो और जो बाहर में है वायु है, अंदर जो है एक कांच है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण अब जैसे आएगी कांच में, तो क्या होगा? वो सीधा जाना चाहिए, सीधा ना जाके देखिएगा रेड थोड़ा सा मुड़ गया है। और जो मैं जो हल्के लाइन से ब्लैक से दिखाया है, वो क्या सीधा जाना चाहिए, सीधा ना जाके क्या हो गया? मुड़ गया है। तो ये क्या कर रहा है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हल्का सा क्या कि अभिलंब की ओर झुक रहा है। इस तरह का जो अभिलंब डाला गया तो अभिलंब की ओर क्या गया? झुक गया। फिर क्या होता है? प्रकाश की माध्यम जो कांच से बाहर निकलती है, अभिलंब से क्या हो गया? दूर हो गया। जैसे कि अगर आप उसको डॉटर से अगर मिलाएंगे रेड को, सीधा नहीं जा रहा, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या गया? थोड़ा सा मुड़ गया है। तो ये क्या दिखाता है? प्रकाश ये अपवर्तन को दिखाता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो क्या करेगी? या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब की ओर कब झुकेगी? जब सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। विरल मतलब हो गया पूरा खाली टाइप का होगा, जैसे वायु हो गया, और सघन हो गया जैसे कि कांच थोड़ा क्लोज होगा, जैसे तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन जैसे ही सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अपवर्तनांक को याद रखिएगा, ये कुछ हम दे रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। द्रव्यमान माध्यम दिया, अपवर्तनांक दिया, तो आपसे पूछेगा वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003, बर्फ का कितना? 1.31 होता है, जल का कितना? 1.33 होता है, क्रेसन के कितना होता है? 1.44 होता है, और तारपीन तेल का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.47 होता है। क्राउंच का अपवर्तनांक कितना होता है? क्राउंच कांच का 1.52। क्राउंच कांच बोले या तो कांच बोले तो 1.52 ही मारिएगा। और हीरा का कितना होता है? 2.42। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अपवर्तनांक वाला चार्ट आपका बुक में दिया है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखता है, यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन नंबर प्रकाश का परिकर्णन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का विक्षेपण। देखिए, अगर आप जल में कोई सिक्का रखिएगा, कोई भी जल है उसमें सिक्का रखिएगा, थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिखता है, ये किसके कारण दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्यों दिखता है हम आपको जस्ट बताएं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब की ओर अभिलंब से करीब आ जाता है। जैसे कि आप पानी में रखिएगा, किसी जल में रख रहे हैं, जल का अपवर्तन क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है, और वायु का कम होता है। सघन हो गया जल और विरल हो गया हमारा वायु। तो जैसे विरल में आएगा तो क्या प्रकाश की चल स्पीड हो जाएगी, इसलिए वो थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिखता है। नेक्स्ट आता है 25 नंबर, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होता है? फोकस से, प्रकाशित केंद्र से, वक्रता केंद्र से या ध्रुव से? अब यहाँ पे देखिए, प्रकाशित केंद्र से होगा बी नंबर, ये हमारा
उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस से जो बीचों बीच जा रहा है उसको कहता है प्रकाशित केंद्र। तो वो जैसे वो थोड़ा सा भी विचलन नहीं होगा, जैसे बीच में गया तो बीच से ही निकल जाएगा। अगर उसके थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रकाश को बैंड कर देगा, या तो मतलब कि उसमें विचलित हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, कहाँ से, प्रकाशित केंद्र से, चाहे वो लेंस अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, या तो कांच में। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, कांच में, ठीक है, डी नंबर। अब आते हैं हम लोग, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? मतलब कि भौतिक राशि परिवर्तन नहीं होता है। पहला आवर्ती, दूसरा वेग, तीसरा तरंगदैर्घ्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, वेग वही आपका परिवर्तन हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति है जो नहीं परिवर्तन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो यहाँ पे देखिए, मिट्टी का प्रयोग जो होता है लेंस बनाने के लिए नहीं यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डायोप्टर मात्रक है किसका? ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी का, ऑप्शन नंबर बी आवर्धन का, ऑप्शन नंबर सी लेंस की शक्ति का, ऑप्शन नंबर डी विभेदन क्षमता का। देखिए, डायोप्टर किसका होता है? लेंस की क्षमता का, या तो लेंस की शक्ति, क्षमता या शक्ति एक ही हुआ, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो होगा इसका 50 सेंटीमीटर होगा। क्यों? यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ। लेंस की क्षमता होता है 1 बाय फोकस दूरी, ठीक है। मतलब कि लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करता है, पी इक्वल टू 1 बाय एफ, या तो फिर एफ निकालना तो 1 बाय पी। तो हम लोगों को यहाँ पे एफ निकालना था, इसलिए एफ लगाएंगे। और हमेशा जो हमारा जो एफ जो होता है सेंटीमीटर में होता है, और जो हमारा पी जो होता है वो मीटर में होता है। उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से हम लोग गुना कर दिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दिए। और एफ हमारा 2 दिया था, 2D दिया था, पी हमारा तो 2 से भाग कर दिए तो कितना हो गया? 50, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या आ गया? यहाँ पे फोकस -1D या 2D या तो 1.5D। यहाँ देखिए, फोकस दूरी मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में नहीं दिया है। और उत्तल लेंस की क्षमता मांग रही है, और क्षमता हमारा क्या होता है? हमारा मीटर में ही होता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 1D। कैसे? लेंस की क्षमता बराबर 1 बाय फोकस दूरी होता है, P इक्वल टू 1 बाय एफ लिख सकते हैं, या तो एफ अगर निकालना है तो 1 बाय पी लिख सकते हैं। हम लोगों को निकालना था P इक्वल टू क्या, 1 बाय एफ लेना है। तो 1 और एफ का भी वैल्यू क्या 1 है, मीटर में ही है। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता तो ऊपर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते, तो 1 बाय 1 कितना हो गया? 1D हो गया। अब यहाँ पे लेंस हमारा उत्तल लेंस बोल रहा है। उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है, वो फोकस दूरी, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए 1D हो गया। और यहाँ पे अवतल दर्पण का अगर होता है तो 1 आता है, तो इसमें -D लिखते हैं, ठीक है, -1D हो जाता है। लेकिन उत्तल बोला है इसलिए प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 4D। ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, 4 दिया है ना, फोकस निकालना है तो 1 बाय पी होता है, और यहाँ पे हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसलिए उसको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ देखिए हम कर दिए, एफ इक्वल टू 100 बाय 4 कर देना है, तो 4 से भाग करेंगे कितना? -25 cm आएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया? माइनस क्यों क्या है? क्योंकि ये हमारा लेंस कौन सा? अवतल लेंस है। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं दिया, इसका परिमाण सिर्फ लिखा है। क्या परिमाण कितना है? मान कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बेसिकली अगर माइनस दिया हुआ रहता तो माइनस वाला करेक्ट होता। नेक्स्ट देते हैं, किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, किसी उत्तल लेंस का, तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 5D, बी -5D, सी -2D, डी 2D। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उत्तल लेंस बोला तो फोकसांतर तो इसका पॉजिटिव दिया है, तो डी भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये सेंटीमीटर में दिया है, और हमको डी क्या मीटर में चेंज करना है, इसलिए इसको क्या करना है? 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और 50 नीचे दिया, 50 से भाग कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 2D। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा? करेक्ट हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन, किसी जल में लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी 0 या अनंत। देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी हम लोग, उत्तल लेंस की हम बोले क्या था? पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की पॉजिटिव और अवतल का नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाए? ए पॉजिटिव।
36 नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी डायोप्टर, डी मिलीमीटर। तो क्षमता क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता या ऐसाइक मात्रक बोल सकते हैं क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता होती क्या होती है? ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई। अवतल लेंस की क्षमता हम आपको बताए थे क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, उत्तल का क्या होता है? धनात्मक। चलिए उत्तल का भी क्वेश्चन बता दें। उत्तल लेंस की क्षमता क्या क्या होता है? ऋणात्मक या धनात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 39 में क्या होगा? अभी जैसे बताया क्या होता है? धनात्मक। अवतल का ऋणात्मक और उत्तल का धनात्मक। अब बताओ, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती तो क्या होती है? मुड़ जाती किधर? अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से किसमें कांच में प्रवेश करेगा तो कांच में क्या होगा? उसका प्रकाश की चाल घट जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और प्रकाश की चाल जैसे बढ़ जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो हवा से कांच में जाएगा तो क्या होगा? झुक जाएगा, तो अभिलंब के निकट आ जाएगा। ठीक है, ये था 40 क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप याद रख लीजिएगा। लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम में गुड मार्क्स लेके आइए। थैंक यू।